हम लोग आदेश 5 पे बात कर रहे थे। आदेश 5 में कुल 30 नियम थे, जिनमें से हम लोगों ने बात कर ली थी आपका कहां तक, 26 तक, बल्कि 25 तक की थी। तो उम्मीद की जाती 25 तक आपको याद हो गए होंगे नियम। कुछ है भी नहीं वैसे याद करने में, क्योंकि 5.1 में कंटेंट ऑफ द सम्मन, 5.2 में वाद पत्र के साथ सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रति ये उपाबद्ध होगी। 5.3 पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से आहूत कर लेने की न्यायालय की शक्ति है। और 5.4 व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश किन किन मर्यादाओं के अधीन दिया जाएगा। 5.5 सम्मन काहे के लिए, किन उद्देश्यों के लिए निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कहता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इसके लिए सम्मन निकाला जाएगा। और फिर कहता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए निकाला जाएगा तो पर्याप्त समय ये प्रतिवादी को देना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 30 डेज ये लिखा है, लेकिन आप इस प्रकार से समय दें जो प्रतिवादी को अपने केस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय ये उपलब्ध करा दे। प्रतिवादी को आपने आहूत किया तो जिस उद्देश्य के लिए आहूत किया उस उद्देश्य के लिए वो तैयारी करके आए, ऐसा तथ्य आप सम्मन में ही उल्लिखित करेंगे। 5.7 और 5.8 अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए निकाला है तो विटनेसेस लेकर आए 5.8, और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए निकाला है तो फिर डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जिन पर उसका निर्भर करने का विचार है, किसमें, वाद के दौरान। और सम्मन जारी किसको हो रहा है, प्रतिवादी को, क्योंकि वादी को जारी करने की कोई आवश्यकता यह ही नहीं। वादी ने तो सूट फाइल ही किया है, उसे तो मालूम ही है, जिसके खिलाफ फाइल हुआ है उसको बुलाना है। तो डिपेंडेंट को भेजे गए सम्मन में यह तथ्य उल्लिखित रहेगा कि आप उन दस्तावेजों को लेकर आएंगे जिन पर निर्भर करने का आपका विचार है अपनी प्रतिरक्षा के दौरान। यानी 1 से लेकर 8 तक जो नियम है, इनकी प्रकृति कैसी हो गई, सामान्य। बिल्कुल सामान्य सी बात ये बताइए। अब 9 से 30 तक सर्विस ऑफ सम्मन, तामील, ये कैसे हो, सम्मन क्या उल्लिखित करेगा या क्या अंतर्निहित करेगा। ये तो 1 से 8 तक। और कब कब पर्सनल अपीयरेंस, इसके लिए आपको आदेश किए जा सकते हैं ये 3 और 4। आपको समय कितना दिया जाए, ये 6। किस लिए सम्मन निकालें, 5। और क्या क्या लेकर आना, 7-8। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 8 तक जितने नियम हैं वे सब जो कुछ निर्धारित कर रहे हैं वो सामान्य है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। हां, 9 से 30 तक जो स्थिति रहेगी वो तामील के संबंध में है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सामान्य सूचनाएं आप प्रतिवादी तक पहुंचाना चाहते हैं 1 से 8 के माध्यम से, उनको पहुंचाने का ढंग क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा, और अधिकृत तौर पर बताना पड़ेगा, ताकि सार्वकालिक तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाए और सार्वभौमिक रूप से कहीं भी सिविल कोर्ट मनमानी न कर सके। हालांकि अगर मनमानी करता है तो उसे कोर्ट कहने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी लोगों की इच्छा पर छोड़ देना खतरनाक होगा, क्योंकि लोग इतने बेहतर नहीं हैं कि उन पर उनके नाम के अनुरूप व्यवहार करने का विश्वास यह कर लिया जाए। ठीक है, नाम तो रामलाल है और कर्म रावण के लाल से भी खराब है। ठीक है ना, तो इसलिए
किसी कमरे को न्यायालय कह दिया गया है, तो उसमें बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी देवता के समान व्यवहार करेगा या न्यायालय के अधिकारी के समान ही व्यवहार करेगा, इस पर विश्वास कर लेना ये उचित नहीं है, ये मानवीय अनुभव के भी अनुकूल नहीं है। इसीलिए तामील कैसे कराई जाए, इसको सार्वकालिक और सार्वभौमिक रूप से निर्धारित किए जाने की जरूरत है, और वो जरूरत 9 से 30 तक पूरी हुई है। 9 में स्वयं न्यायालय पर जिम्मेदारी है कि वो तामील कराए, और 9A वादी चूंकि सर्वाधिक हितबद्ध व्यक्ति है, इसलिए उसकी सहायता ये ली जा सकती है, युक्ति संगत है। जो सुविधाएं उपलब्ध हो उनकी सहायता न लेना ही मूर्खता है, ये तपस्या नहीं है, ये बेवकूफी है। इसलिए उपलब्ध जो साधन हो उनकी सहायता लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो 9A वादी उसे ही संबंध दिया जा सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड व्यक्ति है तामील में, लेकिन गड़बड़ कर सकता है। इसलिए 9A में सुरक्षार्थ यह भी कहा है कि अगर वो ये कहता है कि प्रतिवादी मिला नहीं, तो तामील को पर्याप्त मानने की बजाय न्यायालय अन्य माध्यमों से तामील की कोशिश करेगा, व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो 9A 10 में तामील का ढंग, तामील का ढंग मीनिंग देयर बाय, जब प्रतिवादी पर आप तामील करें तो सबसे पहले प्रत्येक प्रतिवादी पर व्यक्तिशः, ठीक है, तामील करें। ये तामील का ढंग ही है कि एक एक प्रतिवादी को आप सूचित करें। प्रतिवादियों पर भी भरोसा न करें कि तुम उन्हें बता देना, सबको बता देना, सब पर आप तामील करें। ठीक है, तो तामील का ढंग यानी 10 इसे पर्टिकुलराइज कर देता है 11 और 12। ठीक है, 10 को पर्टिकुलराइज करता है। 10 कहता तामील का ढंग, 11 कहता प्रत्येक पर करिए, ईच एंड एवरी, और 12 कहता है जहां तक संभव, एज फॉर एज पॉसिबल, यू मस्ट सर्व द सम्मन पर्सनली। ठीक है, आप व्यक्तिगत तौर पर प्रतिवादी पर तामील करें तो देखें कि 10 को और पर्टिकुलराइज कर दिया 11 और 12 के माध्यम से। यही हम कहते हैं कि जरा कानून के दर्शन को देखिए, जरा कानून की खूबसूरती को देखिए, तो कुछ याद करने के लिए कठिनाई है ही नहीं। कहां पर कठिनाई है? 13 और 14 विशेष दशाएं हैं, और वो भी पर्टिकुलराइज कर रही है 10 को, यही मानना चाहिए, क्योंकि हमने कहा उपलब्ध सुविधाएं, इनका उपयोग करना ये बुद्धिमत्ता है। ठीक है, और उपलब्ध सुविधाओं को छोड़कर कठिनाई सहन करना ये बेवकूफी है, तपस्या नहीं है। तो आपका 13 और 14 भी पर्टिकुलराइज कर रही हैं 10 को। 13 में कहता है न तो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है, न कोई प्लीडर है, न प्रतिवादी स्वयं है, लेकिन जो सूट फाइल हुआ है वो अचल संपत्ति के संबंध में है, या व्यापार और कारोबार इसके संबंध में सूट फाइल किया गया है। नो डाउट, न पर्सनली डिफेंडेंट है, न उसको कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है, कोई नहीं। लेकिन 13 कहता है कि सूट काहे के बारे में? बिजनेस के बारे में, और 14 कहता है अचल संपत्ति के बारे में है। और देयर इज समवन हु इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी आर रनिंग दैट बिजनेस। तो अचल संपत्ति जिसके प्रबंध हेतु आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है, वो ऐसा तो होगा नहीं कि उससे आपका कोई संबंध ना हो, आपका विश्वस्त ना हो, और ना ही ये स्थिति व्यापार की होगी।
तो ऐसी दशाओं में जो व्यक्ति व्यापार संभाल रहा है, ठीक है, किसके डिपेंडेंट के लिए, प्रतिवादी के निमित्त, उसे हम एजेंट मान लेंगे। और तेरे के मुताबिक अगर सूट कारोबार के संबंध में, अन्य प्रकार का सिविल सूट है तो नहीं, सूट भी कारोबार के संबंध में, और देयर इज समवन हु इज रनिंग दैट बिजनेस, तो फिर बुराई क्या है? ठीक है, उस पर सर्व कर दीजिए सम्मान। यही स्थिति अचल संपत्ति के संबंध में 14। तो आप देखें 11, 12, 13 और 14 इसने पर्टिकुलराइज किया है 10 को। और अगर यह बात ध्यान में रख ली जाए तो 10, 11, 12, 13, 14 भूलने लायक बचता ही नहीं। लेकिन उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, उस बात को पकड़ना पड़ेगा जो इनफैक्ट वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप उसको नहीं पकड़ रहे तो फिर कुछ भी नहीं होता। इतना ही कर लेंगे, बात खत्म हो जाती है, फिर जीवन में कुछ भूलता ही नहीं। क्योंकि गहरे मन जिस चीज को पसंद कर लेगा वो चीज कभी भूली नहीं जा सकती। जो भी चीज आपको बहुत अच्छी लगी है वो कभी नहीं भूलती है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि आपके आत्मिक विकास के लिए जरूरी यह है कि आप चीजों को देखें, ठीक है, किंतु उनसे कोई मानसिक जुड़ाव न रखें। अच्छा होना और बुरा होना दोनों मानसिक जुड़ाव है। और सही बात यह है कि केवल वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, वे अच्छे और बुरे नहीं होते, ठीक है, वो आपकी व्याख्या होती है। क्योंकि आपके लिए जो अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है, आपके लिए जो बुरा है वो दूसरे के लिए अच्छा है। इसलिए सार्वकालिक और सार्वभौमिक रूप से कोई अच्छा है कोई बुरा है ये कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको सिर्फ व्यक्ति है बस यहीं तक अपने को सीमित रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए आपको आंख दी गई है। आंख इसलिए नहीं दी गई कि आप मानसिक जुड़ाव रखें, आंख में देखने की शक्ति है तो देखिए, तथ्य के तौर पर देखिए, व्यक्ति है, बस बात खत्म हो गई। वो अच्छा है बुरा है ये आंख कहां बता रही, ये तो आपकी व्याख्या है। आंख तो सिर्फ इतना बता रही कि कुछ है, लेकिन हम लोग सांसारिक विधान यानी कानून उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर सांसारिक ढंग से चीजों को देखना पड़ेगा। तो सांसारिक ढंग यही है कि अगर आप इस सांसारिक विधान को याद रखना चाहते हैं तो जरूरी है उस व्यवस्था को पकड़ लें, वो जो व्यवस्था उसमें है। और जैसे ही वो पकड़ में आएगी मन को वो ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि व्यवस्थित चीज सबको अच्छी लगती है। कमरा अस्त व्यस्त हो किसी को नहीं अच्छा लगता, कमरा व्यवस्थित हो सबको अच्छा लगता है। तो जैसे ही वो ध्यान में आई है अपने आप याद होगा। 15 कुटुंब के वयस्क सदस्य पर तामील, ठीक है। 16 अरे जिसे तामील दोगे 11 में दो, 12 में दो, 13 में दो, 14 में दो, 15 में दो, उससे कम से कम ये तो अपेक्षित है कि प्रति पृष्ठांकित करके वापस करो, इतना तो अपेक्षित है। हो गया 16 तक। अब प्रतिस्थापित मिलेगा ही नहीं तो फिर करोगे क्या? हालांकि यहीं पर 17 की बजाय जो 18 में लिखा वो 17 में होना चाहिए, 17 वाला 18 में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब जो बना है जैसा बना है, क्योंकि 18 कहता है कि समय और रीति यह पृष्ठांकित करनी होगी, किस टाइम आपने संबंध सर्विस, ठीक है, सर्व किया और कैसे पहचाना था, रीति, समय और रीति अभी एकत्रित करनी होगी। तो बेहतर होता कि जो 18 है वो 17 होता और जो 17 है वो 18 होता, लेकिन नहीं है। तो फिर उसी ढंग से कर लेंगे कि 17 हो सकता है वो घर पे ना मिले, चलो ऐसे भी आ जाओ तो कोई बुराई नहीं, ठीक है ना।
कि 17 घर पे नहीं मिला तो सब्स्टिट्यूटेड। ये जो आदमी सर्व करने गया ये अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करे। अपेक्षित है, आपको बुद्धि और विवेक भगवान ने उपयोग के लिए दिए, इसके लिए नहीं दिए कि दूसरे पर ही आश्रित हो जाओ, कुछ खुद का भी बुद्धि और विवेक लगाओ। जब पाया नहीं गया, मिला नहीं, ये नहीं लिखा है, मिला नहीं ये नहीं लिखा है। 17 की शक्ति का इस्तेमाल नहीं मिलने पर नहीं करोगे। हमें तो इसी बात में बड़ी चिढ़ आने लगती है, और इसीलिए कानून का आदमी थोड़ा खपती हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सनकी सा हो जाता है। आम समाज उसे सनकी कहता है, होता तो वो ठीक ही है, लेकिन आम समाज उसे ऐसे कहता है जैसे हम अपने कोर्ट मोरियर से कहेंगे कि जरा फोन लगाओ इंस्पेक्टर को। अब हम व्यस्त हो गए, आधे घंटे बाद हमने पूछा हाँ क्या हुआ, वो सब मिला ही नहीं। अरे ये कोई बात हुई, दोबारा क्यों नहीं लगाया, तिबारा क्यों नहीं लगाया, ये कौन सा जवाब है? आधे घंटे बाद हम पूछ रहे हैं तो तुम्हें कह दिया मिला ही नहीं। अरे पहली बार में कोई जरूरी है, उसके पास भी 50 काम है। पहली बार में वो बिजी मिल रहा तो तुम फोन रख के आराम से बैठ गए। ठीक है, फोन लगाओ। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था? इस स्टेटमेंट का मतलब था कि यू मस्ट मेक द एवरी एफर्ट्स विच कुड बी मेड बाय यू। जो कुछ आपके द्वारा किया जा सकता है सब करिए, और फिर ना मिले तब बताइए कि नहीं मिला। ये थोड़ी है कि आपने एक बार लगाया, बिजी मिला और आपने रख लिया और आराम से बैठे, और आधे घंटे बाद जब हमने पूछा तो कह दिया कि मिला ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं है। और यही सेवक भाव है, यही सेवक भाव है, यही नौकरों का भाव है। इसमें आप खुद को बचाते हैं इस ढंग से कि हम काम भी कर दें। इसी को लोकोक्ति और मुहावरे की भाषा में क्या कहते हैं? गाली के अंदर रहना, चोट के बाहर रहना। ठीक है ना? वो जो धान कूटने के लिए गड्ढा ऐसा होता है उसे गाली बोलते हैं कि आपने किया तो, लेकिन ऐसे किया ये ही ना, ये रोते गए मरे की खबर नहीं है। अरे आपने दोबारा क्यों नहीं मिलाया? तो इसीलिए 17 में कहता है कि प्रतिवादी या तो तामील से बच रहा है, और या ठीक है पाया नहीं गया, मिला नहीं, ये नहीं कहा उसने। ठीक है, मीनिंग दे रहे भाई, आप कई बार गए लेकिन नहीं पा सके, देन यू आर empowered टू अफिक्स द कॉपी ऑफ समवन ऑन ए, ठीक है, वो जो मुख्य द्वार है उसके घर का, या कोई अन्य कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, सहज दृश्य भाग, उस पर आप लगा देंगे। लेकिन चूंकि आपने अपनी इच्छा से किया है, इसलिए इसके संबंध में आपकी परीक्षा होना जरूरी है। तो 18 सभी प्रकार की तामील के संबंध में समय और रीति के पृष्ठांकन की अपेक्षा करता है, और 19 कहता है कि 17 की तामील जिस अधिकारी ने की है उसकी परीक्षा यह भी न्यायालय स्वयं कर सकता है या किसी अन्य न्यायालय से करवा सकता है। उन दशाओं में यह परीक्षा अवश्य की जाएगी, जबकि एफिडेविट कोई शपथ पत्र तामील करने वाले अधिकारी का नहीं है, और उन दशाओं में की जा सकती है जब शपथ पत्र है। ठीक है, उन दशाओं में भी की जा सकती है। 19 तक आगे 20 सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापित तामील अभिव्यक्त रूप से करने का निर्देश या करने की शक्ति यह देता है, और वो सब्स्टिट्यूटेड तामील न्यायालय के आदेश से सम्मन को न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर और उस स्थान पर जहां प्रतिवादी के रहने की सूचना मिली अंतिम बार, यह स्वयं के अभिलाभ आदि के लिए काम करने की सूचना मिली, वहां चिपकाकर या किसी अन्य रीति से जिससे तामील करवाना न्यायालय उचित जाने। इसी में अखबार के माध्यम से तामील होती है, और उसी के संबंध में 20(2) और 20(3) के नियम है। 20 तक आ गए।
अब 21 से 30 स्पेशल केसेस। 21 में क्या कह रहा था? 21 में कहता था प्रतिवादी सम्मन निकालने वाला न्यायालय जहां स्थित है उस अधिकारिता के बाहर उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में निवास कर रहा है तो सम्मन न्यायालय अपने अधिकारी के माध्यम से, ठीक है, न्यायालय अपने अधिकारी नहीं, उस न्यायालय के अधिकारी को भेजेगा डाक आदि माध्यमों का उपयोग करके। और 22 कहता था प्रेसिडेंसी टाउन में सम्मन की तामील, और 23 कहता था कि चाहे प्रेसिडेंसी टाउन में सम्मन तामील के लिए किसी न्यायालय को प्राप्त हुआ है या अन्य राज्य में या उसी राज्य में किंतु उस जिले के बाहर जिसमें जारी करने वाला न्यायालय स्थित है, तब उस न्यायालय का कर्तव्य है ये क्या होगा, इसके संबंध में 23 बात कर रहा था। 24 कारागार में व्यक्ति है, कारागार में, तब तामील कैसे हो। और 25 विदेश में है डिफेंडेंट और भारत में उसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है, न कोई प्लीडर है, तो डाक के माध्यम से। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध में कुछ विशेष व्यवस्था थी, वो आप देख लेंगे, हमें याद नहीं रह गई, ठीक है। और 26 विदेश में है डिपेंडेंट, और हमारी डाक सेवा उससे हम तामील नहीं करवा रहे, बल्कि राजनैतिक अभिकर्ता के माध्यम से सम्मन की तामील ये भी केंद्रीय सरकार कर सकती है कि विदेश में कोई न्यायालय अपने प्राधिकार स्थापित कर दे और उसे चालू रखे, इसलिए ताकि उस देश में यदि हमारे देश के सिविल न्यायालयों द्वारा सम्मन जारी किए जाएं तो वो न्यायालय उस देश में सम्मनों की तामील इस प्रकार करा सके जैसे न्यायालय सम्मन की तामील कराते हैं, या उस विदेशी राज्य क्षेत्र में स्थित कोई न्यायालय जो उसी विदेशी राज्य शक्ति के द्वारा स्थापित है उसे भी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करके, ठीक है, इस रूप में मान्यता दे सकती है कि उस विदेशी शक्ति के द्वारा स्थापित न्यायालय के माध्यम से सम्मनों की तामील करा ली जाए। और यदि ऐसा होता है तो सम्मन की तामील सम्यक प्रकार से हुई है ये माना जाएगा, ठीक है। और यह कब माना जाए कि उनके द्वारा सम्मन की तामील कराई गई है, जब सम्मन की प्रति राजनैतिक अभिकर्ता अथवा उस न्यायालय द्वारा इस तथ्य के अंकन के साथ वापस की जाएगी कि सम्मन की तामील पूर्वोक्त तरीके से कराई जा चुकी है, तो ये मान लिया जाएगा कि कराई गई है। क्योंकि जो राजनैतिक अभिकर्ता है, जो डिप्लोमेट है, राजदूत है हमारा, वो छोटा आदमी नहीं है, बहुत जिम्मेदार आदमी है, ठीक है। और अगर न्यायालय स्थापित किया है तो उसकी डिफेंडेंट से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अगर वो इस तथ्य को अंकित करके सम्मन वापस कर रहा है कि उसने पूर्वक तरीके से यानी जाकर के या जैसे भी है तामील करा दी है, तो फिर ये माना ही जाना चाहिए कि तामील हो गई है, ठीक है। वहां 19 जैसी, ठीक है, रूल 19 जैसी अधिकारी की परीक्षा करने की और रीति 18 जैसी रीति और समय के प्रशांकन की अपेक्षा करना, ये उसकी जो प्रास्थिति है सम्मन तामील कराने वाले की, उसे देखते हुए अनुचित और अन्यायपूर्ण ऐसा लगता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती। इसलिए यहां जब हम देखेंगे तो क्या सिर्फ इतना कि अगर इस तथ्य के अंकन के साथ सम्मन की प्रति वापस हुई है कि प्रतिवादी पर तामील की जा चुकी है, तो न्यायालय ये मान लेगा कि सम्मन की तामील हुई है। आप देखें, कहता राजनैतिक अभिकर्ता
या न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्य क्षेत्र में तामील। दो बातें कहीं, राजनैतिक अभिकर्ता या न्यायालय की मार्फत। ये न्यायालय कौन सा है? या तो विदेशी राज्य क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया, या विदेशी शक्ति के द्वारा स्थापित न्यायालय को इस रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। और मान्यता देने का ढंग क्या है? शासकीय राजपत्र में प्रकाशन। ठीक है, इट इज द मोड टू रिकॉग्नाइज एंड डेजिग्नेट दैट कोर्ट, ठीक है, एज ए कैपेबल टू सर्व द सम्मन इशूड बाय इंडियन कोर्ट। ठीक है, तो कह रहा है जहां केंद्रीय सरकार में निहित किसी वैदेशिक अधिकारिता के प्रयोग में, ठीक है, केंद्रीय सरकार में वैदेशिक अधिकारिता निहित है। कौन सी? कि वो डिप्लोमेट अपॉइंट कर सकते हैं और डिप्लोमेट्स को वापस बुला सकते हैं। आता है कनाडा में उन्हें सारे राजनयिक वापस बुला लिए, ठीक है, यहां से कह दिया निकल जाओ, नहीं रखेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार में निहित किसी वैदेशिक अधिकारिता के प्रयोग में किसी ऐसे विदेशी राज्य क्षेत्र में जिसमें प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है। वास्तव में और स्वेच्छा से, इन दोनों शब्दों की व्याख्या कई बार की गई है कि आप कहीं निवास कर सकते हैं लेकिन स्वेच्छा निवास न कर रहे हो, यह संभव है। आप जेल में बंद हैं तो निवास तो वास्तव में वही कर रहे हैं लेकिन स्वेच्छा तो नहीं कर रहे हैं। तो जरूरी यह है कि स्वेच्छा से और वास्तव में दोनों बातें होनी चाहिए। वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारावार करता है। कारावार से पहले पढ़ लिया जाएगा वास्तव में और स्वेच्छा से, ठीक है, निर्वचन के नियमों के मुताबिक। या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है तो वहां भी ये वास्तव में और स्वेच्छा शब्द आ जाएंगे। ऐसा राजनीतिक अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, न्यायालय स्थापित किया गया है, चालू रखा गया है, जिसे उस संबंध की तामील करने की शक्ति है जो इस संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा निकाला जाएगा। या तो वहां राजनीतिक अभिकर्ता या ऐसा न्यायालय स्थापित है कहां? जहां प्रतिवादी वास्तव में निवास करता है, स्वेच्छा काम करता है, आदि आदि। ठीक है, अथवा केंद्रीय सरकार ने किसी ऐसे न्यायालय के बारे में, किसी ऐसे जो किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में स्थित है और पूर्वोक्त जैसी किसी अधिकारिता के प्रयोग में स्थापित नहीं किया गया है या चालू नहीं रखा गया है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा की है कि इस न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन निकाले गए संबंध की ऐसे न्यायालय द्वारा तामील विधिमान तामील समझी जाएगी। यानी उस विदेशी राज्य क्षेत्र में नो डाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड एनी कोर्ट, ठीक है, बट देयर इज अ कोर्ट टू होम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेजिग्नेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एज अ कोर्ट हु इज कैपेबल टू सर्व द सम्मन इशू इन दिस कोर्ट, ठीक है, अंडर दिस कोर्ट, और उसके द्वारा तामील की जाए। तब स्थिति क्या बनेगी? दोनों के संबंध में नीचे लिखा, चाहे राजनीतिक अभिकर्ता, चाहे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय जिसे राजपत्र में प्रकाशन के माध्यम से न्यायालय द्वारा मान्यता मिली है, वो सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है, वहां संबंध ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय को प्रतिवादी पर तामील किए जाने के प्रयोजन के लिए डाक द्वारा या अन्यथा में सब आ गया, कुरियर आ गया, फैक्स आ गया, ठीक है, ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, सब आ गया, या अन्यथा, या यदि केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए तो उस सरकार के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत, ठीक है, या तो फिर केंद्रीय सरकार ही खुद ही ये कहे कि नहीं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजिए और फॉरेन मिनिस्ट्री फिर उस कोर्ट को या हमारे डिप्लोमेट को भेजेगी, तब बात अलग है। अदरवाइज, ठीक है, क्या होगा? डाक द्वारा या अन्यथा, ठीक है, चाहे जैसे भेज दीजिए। या ऐसी अन्य रीति से जो केंद्र सरकार भी निर्दिष्ट करे, या केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं, या कोई अन्य तरीका बता रही कि ऐसे ही भेजिए, तब वैसे ही भेजा जा सकेगा। और यदि राजनीतिक अभिकर्ता या न्यायालय संबंध को ऐसे राजनीतिक अभिकर्ता द्वारा या उस न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए तात्पर्य इस आशय के पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि संबंध की तामील प्रतिवादी पर इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति से की जा चुकी है, तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा।
पूर्व में विनिर्दिष्ट रीति कौन सी है? व्यक्तिशः, ठीक है, कुटुंब के वयस्क सदस्य पर, ठीक है। पूर्व जो तरीका वर्णित है वैसे की जा चुकी है, ऐसा पृष्ठांकन सहित अगर वापस किया जाता है तो ये माना जाएगा समन की तामील हो गई है। और कानून में हमेशा आपको सुविधा है कि आप ये साबित कर दें कि यद्यपि यहां माना, यद्यपि यहां लिखा है कि की गई, इनफैक्ट नहीं की गई, इनने खुद ही लिख लिया है। अगर आप ऐसा लिख लें, साबित कर देंगे, तब फिर नहीं मानी जाएगी, अदरवाइज ये माना जाएगा क्योंकि पृष्ठांकन मौजूद है। ये नहीं होगा कि पृष्ठांकन है तो अब आपके पास ये अवसर ही नहीं है कि आप ये साबित करो कि हमें तामील नहीं हुई थी। अवसर तो रहेगा, और अगर आप वाकई प्रूव कर दोगे कि हमें नहीं मिली, झूठ बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी माना जाएगा कि नहीं हुई, अदरवाइज माना जाएगा, ठीक है। अब विदेशों के अधिकारियों को सम्मन का भेजा जाना, अभी हम डिफेंडेंट को भेज रहे थे, अब हम विदेशों के अधिकारियों को सम्मन भेज सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्रतिवादी वहां रहता है, ठीक है, और वो कह रहा हमने वहां शादी की, हिंदू रीति रिवाज से की, तो जिसने कराई उसकी तो जरूरत पड़ेगी। तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स सरकारें रखती हैं, परस्पर हमारे अधिकारी भी वहां जाएंगे, उनके भी हमारे यहां आएंगे, तो सम्मन तो भेजना पड़ेगा। तो कहता है विदेशों के अधिकारियों को सम्मन भेजा जाना। जहां केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी राज्य क्षेत्र के बारे में यह घोषणा की है कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र में वास्तव में स्वेच्छा से निवास करने वाले या कारोबार करने वाले या अभिलाप के लिए स्वयं काम करने वाले प्रतिवादियों पर तामील के लिए किए जाने वाले सम्मन विदेशी राज्य क्षेत्र की सरकार के ऐसे अधिकारी को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अच्छा, बात डिफरेंट है, प्रतिवादी पर ही हो रहा है, सरकारी उनके सरकारी अधिकारियों को नहीं हम आहूत कर रहे हैं, हम प्रतिवादी को ही आहूत कर रहे हैं। लेकिन अब डिप्लोमेट न्यायालय इसकी मार्फत नहीं है, उनके सरकारी अधिकारियों को सीधे सम्मन भेजकर सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आहूत कर रहे हैं। स्थिति ये है, ठीक है ना। तो आपका अगर केंद्रीय सरकार ने राजपत्र में सूचना प्रकाशित की है कि वहां आप न्यायालय को नहीं भेजेंगे, डिप्लोमेट को नहीं भेजेंगे, बल्कि अमुक अधिकारी को भेजेंगे, तो आप उन्हें भेज देंगे, ठीक है, उन अधिकारियों को सरकारी जहां प्रतिवादी स्वेच्छा निवास कर रहा है आदि आदि, ठीक है। विदेशी राज्य क्षेत्र की सरकार के ऐसे अधिकारी को जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए भेजे जा सकेंगे। वहां सम्मन ऐसे अधिकारी को भारत सरकार के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए भेजे जा सकेंगे। तो यदि ऐसा अधिकारी किसी ऐसे सम्मन को उसके द्वारा किए गए तात्पर्य इस पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि सम्मन की तामील प्रतिवादी पर की जा चुकी है, तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य माना जाएगा। तो 21 अन्य राज्य में या उसी राज्य में किंतु उस जिले से बाहर कहां न्यायालय स्थित है, 22 प्रेसिडेंसी टाउन में, 23 जब न्यायालय को इस प्रकार सम्मन प्राप्त हो तो उसका कर्तव्य है, 24 कारागार में तामील, 25 जहां डाक सेवा है, 26 विदेश में तामील किंतु डिप्लोमेट या कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट जो केंद्रीय सरकार ने स्थापित किया या जिसे मान्यता दी है केंद्रीय सरकार ने, ठीक है। 26 से विदेश में तामील किंतु सरकारी अधिकारी के माध्यम से, और 27 गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, निगम या स्थानीय प्राधिकारी, इन पर तामील कैसे की जाए। तो कहता है जहां प्रतिवादी लोक अधिकारी है, जो भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का नहीं, क्योंकि उनके संबंध में 28 है, ठीक है भाई, सेना, वायुसेना, नौसेना, लोक सेवक वहां भी परिभाषित है, सीपीसी में भी 217 है, शायद 217 ही तो है, 217 में परिभाषित है, ठीक है। तो वहां सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके अधिकारी लोक सेवक माने, लेकिन उनके संबंध में स्पेसिफिकली रूल नंबर 28 है, इससे 27 में उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी लोक अधिकारी है। तो कहता है जहां प्रतिवादी लोक अधिकारी है जो भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का नहीं है,
या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है, वहां यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि संबंध की तामील अत्यंत सुविधापूर्वक ऐसे की जा सकती है, तो वह उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी है उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें प्रतिवादी नियोजित है प्रतिवादी पर तामील के लिए भेज सकेगा। जरूरी नहीं है ये तरीका उपयोग में लाए, पिछले तरीके ही उपयोग में आए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब न्यायालय को लग रहा है कि ज्यादा सुविधा होगी, नौकरी करने तो आओगे, घर पे मिलोगे नहीं, हो सकता है वो जिस समय तामील के लिए जाए उस समय मिलो ही ना, तो अननेसेसरी 517 इसका तरीका उपयोग में लाए, फिर समय रीति रेखांकित करें, फिर अधिकारी की परीक्षा करें, या अधिकारी एफिडेविट दे तो भी अगर लगे कि परीक्षा की जानी चाहिए तो करें। इस सब की जरूरत क्या है? नौकरी पर जाओगे ही जाओगे। तो अगर न्यायालय को लगता है कि इस तरीके से तामील का किया जाना अधिक सुविधापूर्ण है, तो वो प्रतिवादी पर तामील किए जाने के लिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको उस प्रति के सहित सम्मन भेजेगा जो प्रतिवादी के द्वारा रखी जानी, यानी दोनों प्रतियां भेजेगा। एक प्रति ठीक है प्रतिवादी रख लेगा और एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसके सिग्नेचर से न्यायालय में वापस आएगी और तब तामील पर्याप्त मानी जाएगी। ये कहां लिखा है? 29, ठीक है, या 27 में नहीं लिखा है, 29 ये बता रही है कि जिसको सम्मान मिला है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ठीक है ना। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को मिला है ना, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का क्या कर्तव्य होगा? वो 29। 27 लोक अधिकारी जो सेना, नौसेना और वायुसेना के नहीं, 28 जो सेना, नौसेना या वायुसेना के लोक अधिकारी हैं, उनके लिए स्थिति क्या होगी? उनके कमांडिंग अफसर को, ठीक है, वहां हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वहां कमांडिंग अफसर होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेना इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, सेना तो अलग ढंग का संगठन है, वहां कमांडिंग अफसर होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जहां प्रतिवादी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक है, वहां न्यायालय सम्मन को उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रख ली जानी है उसके कमान ऑफिसर को तामील के लिए भेजेगा। ये 27 और 28। तो जब 27 और 28 इसमें सम्मन भेजा गया, तब 29 कहता उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिनको सम्मन तामील के लिए प्रदत्त किया जाए या भेजा जाए। इसमें 27 और 28 के भी शामिल है और बाकी जिनको 13 और 14 में दिया गया था, ठीक है, सबका कर्तव्य शामिल है। कहता है जहां संबंध, अच्छा नहीं 24, 27, 28 तीन ही के लिए, यानी कारागार, 24 में कारागार है ना, 27 में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और 28 में कमान ऑफिसर, तो इन्हीं तीन के लिए। जहां संबंध तामील के लिए किसी व्यक्ति को नियम 24, नियम 27 से नियम 28 के अधीन प्रदत्त किया गया है या भेजा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति उसकी तामील यदि संभव हो करने के लिए और अपने हस्ताक्षर करके प्रतिवादी की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिए आबद्ध होगा, और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कमान ऑफिसर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की भी दुश्मनी नहीं हो सकती, तुम तो उनके सबऑर्डिनेट ही हो। तो अगर उन्होंने हस्ताक्षर करके वापस किया है या दोनों प्रतियां वापस करें और ये बताएं कि किन परिस्थितियों में सम्मन की तामील असंभव थी, वो छुट्टी गया हुआ था, तामील कहां से हो जाएगी? डेट लगी हुई थी 1 महीने बाद की, वो आने वाला था 2 महीने बाद, बात अलग है, ठीक है। संभव है तो आबद्ध कर रहे हैं कि तामील कराएं, ठीक है। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को भेजे जाएंगे, और जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कमान ऑफिसर को भेजे जाएंगे या कारागार के अधिकारी को भेजे जाएंगे तो उनके कर्तव्य क्या होंगे? ये आपका 29, ठीक है, सबसेक्शन 2 में 29 के वही सबसेक्शन कह रहे, सब रूल 2 में वही लिखा है, जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां सम्मन ऐसे कारण के और तामील कराने के लिए की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ, खाली आप ये नहीं कह देंगे असंभव था, क्योंकि इसका फिर दुरुपयोग होगा। देखने में, अनुभव में यही आता है कि आदमी को जितनी सुविधा दी जाती है वो सिर्फ उसका दुरुपयोग करता है और कुछ करता ही नहीं। जहां उसे थोड़ी भी लिबर्टी दी
वो सिर पे नाचना शुरू करता है। ये आदमी की विशेषता है, और आदमी ही सब जगह बैठा है। इसीलिए सिस्टम की जरूरत है, इसीलिए सिस्टम की जरूरत है। अदरवाइज अच्छी स्थिति वही है जहां कोई सिस्टम नहीं है, जहां कोई सिस्टम नहीं है, बढ़िया स्थिति वही है। लेकिन जब कोई सिस्टम नहीं था, तब आदमी ने अपनी स्वाभाविक वृत्तियों के कारण से इतना झंझट पैदा कर दिया, ठीक है, कि उसकी वजह से सिस्टम बनाना पड़ा। सिस्टम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं, ये खत्म ही होना चाहिए। जैसे एक विचार चलता है, एक आंदोलन चलता है हिप्पियों का, ठीक है। अब तो हिप्पी आंदोलन थोड़ा कम हो गया। हम जब छोटे थे तो खूब चलता था। वो एक गाना है, बड़ा लोकप्रिय हुआ था हमारे, हम जब छोटे थे तब बहुत लोकप्रिय था। अब तो उतना सुनने को नहीं मिलता, ठीक है। दम मारो दम, मिट जाए गम, ठीक है, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है। तो उसमें सिगरेट पीते हुए लड़के लड़कियां और बाल बढ़ाए हुए और गंदे संदे ये दिखाई देते थे। हिप्पी आंदोलन पश्चिम से शुरू हुआ था। उनकी मान्यता यह थी कि किसी प्रकार का कोई बंधन आदमी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बंधन है तो यह आदमी की इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और हमने आपसे कहा कि गुस्सा आपको कब आता है? जब इच्छा की पूर्ति में बाधा पैदा होती है, ठीक है। अब अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो इच्छा की पूर्ति कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन गुस्सा आएगा, ठीक है, और इच्छा की पूर्ति करेंगे तो क्योंकि आप सामर्थ्यशाली, आपका विरोध नहीं कर पा रहे, तो जो आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक थे उन्हें दुख होगा, क्योंकि उन्हें असमर्थता का एहसास होगा, ठीक है। भाई कोई तो था जो आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक था, जिसकी वजह से आप इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तभी तो क्रोध आ रहा था, ठीक है। अब अगर आपने अपनी सामर्थ्य के आधार पर उस इच्छा की पूर्ति कर ली तो वो दुखी होंगे जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधक थे। और अगर आप सामर्थ्यहीन हैं तो आप इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आप दुखी होंगे, ठीक है। तो हिप्पी आंदोलन इस अवधारणा के साथ शुरू हुआ था कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन से होता यह है, वो बंधन कानून के हैं, समाज के हैं, सिस्टम के हैं, इससे मतलब नहीं। लेकिन चूंकि बंधन है, इसलिए बंधन आदमी को क्रोधित करता है, क्रोध से दुख पैदा होता है, दुख से, ठीक है, फिर मोह पैदा होता है, क्योंकि जो चीज आपको मिलती नहीं उसके प्रति मोह बढ़ता है, फिर लोभ जन्मता है, ठीक है, और इसके कारण से समाज दूषित होता है। इसलिए बंधन हटा देने चाहिए, ठीक है, हटा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या बंधन हटाने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे एक वस्तु है, हम जानबूझकर, ठीक है, लड़की लड़के का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, एक वस्तु है, उसे हम भी पाना चाहते हैं, आप भी पाना चाहते हैं, बंधन हटा दीजिए, ठीक है, व्यवस्था हटा दीजिए। न कोई पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत है, कुछ नहीं है, तो फिर संघर्ष क्यों नहीं होगा? हमने बंधन सब हटा दिए, न कानून है, न व्यवस्था है, कुछ नहीं है, तब तो खून हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, कत्ल, ठीक है। चलो, हमने बंधन हटा दिया। अब व्यक्तियों की बात कर ले। एक व्यक्ति है, उसे 20 लोग अपना मित्र नहीं बनाना चाहेंगे, इसकी क्या गारंटी, ठीक है।
वो सबका मित्र बनना चाहेगा, इसकी क्या गारंटी? ठीक है, वो भी तो चाह सकता है कि हम सिर्फ एक से मित्रता करेंगे, ये भी तो चाह सकता है। चलो उसने एक चुन लिया कि हम इससे मित्रता करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी दुख मिटेगा, झंझट मिटेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो लोगों में मित्रता है। अरे आप घरों में देखोगे, किसी को लाइट जला के सोना पसंद है, किसी को लाइट बंद करके सोना पसंद है, किसी को चाय कैसी चाहिए, किसी को चाय कैसी चाहिए। अभी भी ये व्यक्ति तो है, ये भी राजी है मित्रता करने को, ये भी राजी है मित्रता करने को, दोनों राजी हैं। इसके बाद भी दो हैं, दो, ठीक है, ये एक नहीं है। इनकी सारी भावनाएं, इनकी सारी इच्छाएं एक नहीं हो सकती, इसलिए सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम के बिना काम नहीं चल सकता। सिस्टम के बिना काम तभी चलेगा जब आप ये अनुभव कर पाए हम सब एक हैं, तभी चल सकता है सिस्टम के बिना काम, ठीक है। और हम सब एक हैं, ये कौन अनुभव कर पाता? इसी का नाम संत है, इसी का नाम तो, ठीक है, रामकृष्ण बुद्ध महावीर, इन्हीं का नाम तो है। लेकिन रामकृष्ण बुद्ध महावीर होंगे नहीं, जनरलाइज नहीं हो सकती वो चीजें, इसलिए सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। सिस्टम इसीलिए चाहिए, सिस्टम न हो सबसे बेहतर बात है, लेकिन सिस्टम के अभाव में जीने के लिए बड़ा श्रेष्ठ व्यक्तित्व चाहिए। उतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व सबका नहीं हो सकता, होना सबका चाहिए लेकिन होता नहीं है, ठीक है। इसलिए आदमी को रेगुलराइज करने के लिए सिस्टम की जरूरत है, और इस सिस्टम को बनाने के लिए दो नियम पाए जाते हैं, कानून और नैतिकता, ठीक है। ये नियम ही इसीलिए पाए जाते हैं ताकि सिस्टम बने, ठीक है। तो हमने यहां भी सिस्टम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आदमी है तो गड़बड़ करेगा। वो आदमी कहां बैठा है इससे कोई मतलब नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आईएएस हो गए तो साहब बड़ा कोई, या न्यायाधीश हो गए तो वाकई के न्यायाधीश हो गए। जरा इस सिस्टम को हटाइए, फिर इन न्यायाधीशों की वास्तविकता और असलियत आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अरस्तु का कथन बिल्कुल ठीक है कि आदमी, ठीक है, जानवर है कानून के बिना। उसने यही कहा है कि आदमी कानून के बिना जानवर है, और आदमी की बात की है उसने आदमी की के साथ कोई विशेषताएं नहीं जोड़ी, इसलिए यहां पर कहा उसने कि जहां किसी कारण से तामील असंभव हो, वहां संबंध ऐसे कारण के और तामील कराने के लिए की गई कार्रवाइयों के पूर्ण कथन के साथ, क्योंकि नहीं तो तुम केवल इतना लिखे कि तामील असंभव थी, वापस कर दोगे संबंध। इसलिए क्यों असंभव थी उसके पूर्ण कथन करिए, ठीक है, ताकि निरंकुश न हो पाओ, मनाए वो न लिख के भेज दो, ठीक है। कार्रवाइयों के पूर्ण कथन के साथ न्यायालय को लौटाया जाएगा, और ऐसा कथन जब ऐसे लौटाया गया तब ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य माना जाएगा, और बात की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। और अगर ऐसे नहीं लौटाया तो तामील न होने का पूर्ण साक्ष्य नहीं माना जाएगा, वो तामील, हां, तो तामील न होने का पूर्ण साक्ष्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर यह माना जा सकता है कि तामील हुई या नहीं हुई, जैसा परिस्थितियों में अपेक्षित हो वो मान्यताएं भी हो सकती हैं। यहां उल्लिखित मान्यता जन्म ले, इसके लिए जरूरी है कि पूर्ण कथन के साथ आप वापस करें, अन्यथा यह भी हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आपने क्यों नहीं तामील कराया, आप झूठ बोलते हो, आपने तामील कराया नहीं, ऐसे लिख के भेज रहे हो। यह भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा, आबद्ध होगा, और इट इज लीगल ऑब्लिगेशन, आपको डिस्चार्ज करना होगा, ठीक है ना। 30 नियम 30 उस दशा की बात कर रहा है जब डिपेंडेंट वो है, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है। सम्मान ये पोस्टों से नहीं आता,
ठीक है, पोस्टों से भी आता है, लेकिन पोस्टों से ही नहीं आता है। एक कोई धर्मगुरु है, ठीक है, आजकल वो कहा जा रहा है संत राजेंद्र सिंह जी महाराज अभी आज शायद आने वाले हैं शाहजहांपुर में, ठीक है, तो बता मतलब जाने 100-150 बीघे का वो स्थान लिया गया है जहां उनका समागम होगा। सम्मानित व्यक्ति हैं, एक जिले के भीतर इतने लोग सुनने आ रहे, देश विदेश से आ रहे, तो सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें इस प्रकार से हम न्यायालय का अधिकारी भेज के बुलाएं, ये डेरोगेटरी है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति सम्मानित है क्योंकि आपने किसी खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के हो, और ना इसमें से यह बात निकल आती है कि उसे ऑर्डिनरी प्रोसेस से बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का भी सम्मान होता है, लेकिन यह तय है कि सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा सम्मान लोग अर्जित करते हैं, और वो उनके अपने पुरुषार्थ और कृतित्व का परिणाम है, तो उनके कृतित्व को सम्मान मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी प्रोसेस है, और यह भी जरूरी नहीं कि ये वादी महोदय सच्ची बोलना, तो उन्हें थोड़ा अगर हम, और फिर बुलाना ही तो उद्देश्य है, वादी के दावे का उत्तर पाना यही तो उद्देश्य है। ऐसा तो हम कह नहीं रहे कि जब वो आएंगे तो उनकी ही बात को हम सच मान लेंगे, लेकिन सम्मान पूर्वक बुलाने में क्या दिक्कत है? अगर सम्मान पूर्वक बुला लिया जाए आदमी को, इसमें क्या समस्या हो सकती है? इसमें तो कोई समस्या नहीं हो सकती। तो 30 न्यायालय को यह विवेकाधिकार देता है कि अगर डिफेंडेंट ऐसी कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है जिसके कारण से न्यायालय की राय में यह उचित होगा कि उसे ऑर्डिनरी सम्मन भेजा जाए, ऑर्डिनरी सम्मन भेजा जाए, यानी 2 प्रतियों में भेजा जाए, अधिकारी के माध्यम से भेजा जाए, एक प्रति पर उससे अपेक्षा की जाए कि नियम 16 में वर्णित रसीद वो लिख कर दे। मैं नियम 16 अपेक्षा कर रही है ना, ये हम करवा क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट ये कह सकता कि हमें तो सम्मन मिला ही नहीं है, हम आते क्या, ठीक है। इसलिए 16 में हमने अपेक्षा की थी कि बेटा साइन करो। और जब एक आदमी सम्मानित है और न्यायालय की राय हमने आपसे पहले भी कहा, उसके बारे में माना यही जाता है कि वो ऑब्जेक्टिवली तय करेगा चीजों को। तो न्यायालय की राय यह है कि वो सम्मानित है, इसका मतलब वस्तुनिष्ठ तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से न्यायालय ने तय किया होगा। तो जब वो ऐसा व्यक्ति है, तो अगर वाकई उसे सूचना मिलेगी तो झूठ नहीं बोलेगा कि हमें सूचना नहीं मिली। और एक ठीक व्यक्ति कानून का सम्मान, नियम का पालन करता ही है, सम्मान करता ही है। जैसे संत को नियम कानून के पालन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि वो कुछ गलत करता ही नहीं, और गलत को रोकने के लिए नियम और कानून बने, ठीक है। लेकिन आप संतों को देखोगे तो वो कभी नियम कानून इसका पालन न करने की बात नहीं करते, उन्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहो कि ऐसे कर दो तो वैसे कर देंगे। इसीलिए वो जो शंकराचार्य महोदय हैं, जिन्हें लोग शंकराचार्य कहते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, हम उन्हें कतई शंकराचार्य नहीं मानते, एकदम 2 कौड़ी का आदमी है। कारण आप व्यवस्था का सम्मान नहीं करना चाहते। कोई धार्मिक व्यक्ति व्यवस्था का विरोध ये तो करेगा ही नहीं, क्यों करना, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है कपड़े पहनने की, क्यों, हमारे मन में कोई वासना जन्म नहीं लेती। बुद्ध को जरूरत नहीं कपड़े पहनने की, महावीर को जरूरत नहीं कपड़े पहनने की, जानवरों को जरूरत नहीं है कपड़े पहनने की, तुम्हें है क्योंकि तुम ज्यादा नीच हो, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संत कपड़े नहीं पहनता है, पहनता है। काहे का विरोध, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अरे जब वही बात है कि पैसे में हमारे लिए कोई मूल्य नहीं बचा, पैसे को मट्टी समझते, तो यार पैसे को जो मट्टी ही समझते हो तो जेब में रखा रहे तो क्या फर्क,
इसे फेंकते क्यों घूम रहे हो? अरे जब कोई मतलब ही नहीं बचा इसका, तो फिर इसे फेंकने की भी जरूरत क्या है? इसका त्याग करने की भी जरूरत क्या है? बोले हमें पुरुषों में, हमें स्त्रियों में कोई रुचि नहीं रही, तो फिर पुरुष स्त्री ये विभाजन ही क्यों दिख रहा? अगर रुचि ही नहीं है तो बस इतना दिखना चाहिए कि कोई है, बस बात खत्म हो गई। रुचि है, छुपा रहे हो, ठीक है, ये झूठ बोल रहे हो, नहीं तो दिखेगा ही नहीं कि पुरुष है स्त्री है, मतलब ही क्या है? हमें रुचि ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो जो व्यक्ति है, जो उससे हमने रसीद साइन कराई थी, सारी चीजें साइन कराई थी, वो इसीलिए कि वो झूठ बोल सकता था। जो इतना सम्मानित व्यक्ति क्यों झूठ बोलेगा? तो हम उसे बजाय सम्मान के लेटर, पत्र ये भेज सकेंगे और कहेंगे कि आप अमुक दिन उपस्थित होइए, ठीक है। तो 30 उसी की व्यवस्था कर रहा है, कह रहा है सम्मान के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना। ये हम लोगों ने सीआरपीसी में भी देखा था। उसने कहा इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी अभिभावी हो गया। 30, जहां न्यायालय की यह राय है कि प्रतिवादी ऐसी पंक्ति का है जो उसे इस बात का हकदार बनाती है कि उसके प्रति ऐसा सम्मानपूर्ण बर्ताव किया जाए, वहां वह सम्मान के बदले ऐसा पत्र प्रतिस्थापित कर सकेगा जो न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा। ऐसी पंक्ति उसने ये कहा है। उसने कोई विशेष सेवा का जिक्र नहीं किया, किसी विशेष नौकरी का जिक्र नहीं किया, किसी विशेष जाति धर्म वर्ग इसका जिक्र नहीं किया। ऐसी पंक्ति का है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसे लेटर यह भेजा जा सकता है, फिर और लेटर किसके हस्ताक्षर से जाएगा? या तो पीठासीन अधिकारी, और या पीठासीन अधिकारी इस निमित्त जिस अधिकारी की नियुक्ति करे उसके हस्ताक्षर से। उपनियम 1 के अधीन प्रतिस्थापित पत्र में वे सब विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। भाई वो सारी चीजें तो आप बताएंगे कि क्या क्या लेके आना है, क्या क्या करना है, जिनका संबंध में कथित होना अपेक्षित है। और उपनियम 3 के उपबंधों के रहते हुए, के अधीन रहते हुए वह हर तरह से संबंध माना जाएगा। उसकी मान्यता संबंध की ही होगी, ठीक है। उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कहता ऐसा प्रतिस्थापित पत्र प्रतिवादी को डाक द्वारा या न्यायालय द्वारा चुने गए विशेष संदेश वाहक द्वारा, स्पेशल मैसेंजर ये भी चुना जा सकता है, या ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय ठीक समझे, ठीक है। यानी स्पेशल मैसेंजर डाक ये भी नहीं, कोई और तरीका न्यायालय को उचित लगता है कि ऐसे भेजा जाना चाहिए तो उस तरीके से भी भेज सकता है। तरीके पर कोई विशेष जोर नहीं, ठीक है, भेजा जा सकेगा। और वहां जहां प्रतिवादी का ऐसा अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिग्रहित करने के लिए सशक्त है, वहां वह पत्र ऐसे अभिकर्ता को प्रदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा, ठीक है। तो एक ऐसा डिफेंडेंट जो एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है, उस पर संबंध की तामील जैसी सूचना कैसे पहुंचाई जाए, इसके संबंध में नियम 30। तो आप 21 से 30 देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 21 में तो राज्य के बाहर या राज्य के भीतर, किंतु जिले के बाहर। 22 में प्रेसिडेंसी टाउन, 23 में जिस न्यायालय को संबंध मिला उसका कर्तव्य है, 24 में कारागार, तो 25 में विदेश में डाक से, और 26 में राजनीतिक अभिकर्ता भारत सरकार का न्यायालय जो विदेश में स्थित है या विदेशी न्यायालय, इसके माध्यम से संबंध की तामील डाक के स्थान पर। और 26 से विदेश के सरकारी अधिकारियों के माध्यम से प्रतिवादी पर संबंध की तामील, ठीक है। 27 सरकारी अधिकारी यानी लोक सेवक, रेल कंपनी के सेवक या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक, एक्सेप्ट थल सेना, नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर। 28 में उन पर तामील, और 29 में उस व्यक्ति का कर्तव्य जिन्हें 24 में, 27 में और 28 में संबंध भेजा गया, और 30 में डाक के बदले संबंध के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना है। तो आप देखेंगे 5 में 1 से लेकर 30 तक कहीं कोई समस्या नहीं है। और अगला आदेश 6 है,
और ये भी हमने कहा 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीडिंग के संबंध में सामान्य नियम। वो चूंकि नया विषय है, कल बात करेंगे उसमें, देखें।